नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। जब हम किसी बात पर हंसते हंसते गमगीन भी हो जाएं और सोच में भी पड़ जाएं, हमारे भीतर एक विचार मंथन शुरू हो, तो वहां से जन्म होता है एक व्यंग्य का। सही मायनों में देखा जाए तो व्यंग्य साहित्य की सबसे कठिन विधाओं में से एक है। व्यंग्य के रूप में हिंदी साहित्य में हम हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी, श्रीलाल शुक्ल जी जैसे नामों को ये विरासत संभालते देखते आए हैं। अब अगर वर्तमान की बात करें तो इन नामों की परंपरा को आगे सहेजने वालों में ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। 70 के दशक में धर्मयुग पत्रिका से अपनी व्यंग्य यात्रा शुरू करने वाले ज्ञान चतुर्वेदी जी ने नरक यात्रा, हम न मरब, स्वांग, बारामासी, मरीचिका जैसी रचनाओं के जरिए इस विश्वास को आधार भी दिया है। ज्ञान चतुर्वेदी जी की पहुंच लोगों के दिलों तक दो तरह से है। दिल को जहां एक ओर वे अपनी रचनाओं से गुदगुदाते हैं और विचार मंथन पैदा करते हैं, तो बतौर हृदय रोग विशेषज्ञ वे उसका इलाज भी करते हैं। वे यूके कथा सम्मान, शरद जोशी सम्मान, शब्द सम्मान से विभूषित होने के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। हाल ही में राजपाल एंड सन से उनकी किताब नेपथ्य लीला प्रकाशित होकर आई है। सो चलिए अब सीधे उन्हीं से बात करके व्यंग्य को व्यंग्यकार के नजरिए से कुछ और करीब से जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका उपन्यास बारामासी पढ़ते हुए मुझे बार बार श्रीलाल शुक्ल जी की याद ताज़ा होने लगती थी। अब यूं तो एक व्यंग्यकार के पास वो दृष्टि होती है कि वो हर स्थिति में व्यंग्य देख सकता है, फिर भी समसामयिक सामाजिक घटनाओं पर व्यंग्य करने की क्या जटिलताएं होती हैं? देखिए, कठिनाई पहले ये है किसी भी लेखक के लिए, अगर वो आसपास तो घटनाएं हर एक के आसपास घट रही हैं, आपके आसपास भी, मेरे आसपास भी। मान लीजिए आप लेखक हैं, एक आदमी लेखक नहीं है, एक आदमी लेखक होने के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो लेखक की संवेदना को, जो चीजें आपका संवेदना का वो जो कहेंगे एंटेना, वो आपका संवेदना का एंटेना केवल जब आप लिख रहे हैं उसी समय जागृत होगा, ऐसा नहीं है। एक लेखक 24 घंटे लेखक है, पहली बात तो ये समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं, जैसे मैं डॉक्टर भी हूं और बहुत व्यस्त डॉक्टर हूं। अभी भी आपके लिए भागते हुए कैसे भी कि 12 बजे से मुझे बोलना है, तो मुझे कैसे भी करके पहुंचना है। इन सबके चीजों के बीच मान लीजिए कोई और चीज मैं देखता हूँ आसपास, तो मैं इसलिए कह दूं कि नहीं यार, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी ये लेखक वाली चीज को अपन जरा पीछे के जगह रखते हैं, अभी मैं डॉक्टर वाला काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप डॉक्टर होते हुए, पति होते हुए, पत्नी होते हुए, आप बच्चों के पिता होते हुए, नाना, मेरी तो मैं नाना हो चुका हूँ, आप नाना होते हुए, दादा होते हुए भी आप लगातार लेखक हैं। तो जब आप उन्हें नातिन के साथ खेल रहे हैं, वो जो बातें कर रही है, उसमें से भी आपको विषय निकल रहे हैं, उसमें से विसंगतियां आपको देख रहे हैं। वो जो बातें कर रही है आसपास, जो उसने देखा है समाज में, उस पर जो बातें कर रही है, उसमें से आपको निरंतर एक लेखक के रूप में, जागृत कहना गलत होगा, आपको कहना संवेदना आपके लेखक के तौर पे जो है, जो आपकी लेखकीय संवेदना है, वो कहीं भी कम नहीं होनी चाहिए। और वो लेख की संवेदना और लेख की संवेदना में एक और चीज है कि धीरे धीरे वही घटना बार बार जब हम देखते हैं ना, एक गरीब को देखते हैं भीख मांगते हुए, पहली बार एक गरीब बच्चे को देखते हैं तो आप द्रवित हो गए। आप रोज देखते हैं, धीरे धीरे आपने द्रवित होना खत्म कर दिया। तीसरे दिन आप उनमें ज्वाइन कर सकते हो, कुछ धक्का दे के अलग कर, क्या तुम बीच में क्यों, हटो हटो चलो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो आपकी संवेदनाएं धीरे धीरे कुंद होने लगती हैं आसपास की घटनाओं से। ये आम सांसारिक अनुभव है लोगों का कि हमें वो चीज फिर उतना द्रवित नहीं करती, उतनी विचलित नहीं करती, अगर हम आसपास देख रहे हैं तो। एक लेखक का काम है कि उस संवेदना को और भी संवेदनशील बनाता है, उसमें और भी पैनापन आए, उसमें और भी ग्रहणशीलता आए, आसपास वो ग्रहण करे, वो उतना ही और तड़पे। वो आपकी तड़प अगर बढ़ती रहती है तो आप लेखक बने रहते हैं, वरना आप एक एक अच्छी व्याकरण में कुछ कहने वाले आदमी बन के रह जाते हैं। शुरू की आप आम देखते होंगे कि कई ऐसे हैं जिनकी शुरू की रचनाएं बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छे लिखते थे साहब, अब छपते तो रहते पर वो मजा नहीं आता। वो मजा क्यों नहीं आता
क्योंकि वो धीरे धीरे किसी कारण से कुंद होती चलेगी। वो संवेदनाओं को जीवित रखना, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, आसपास जो हो रहा है, आपकी नौकरी में जो हो रहा है, आपके जीवन में जो हो रहा है, आपको जीवन कितना भी पराजित करने की कोशिश करे, इसके बावजूद आप संवेदना को उतना ही, उसी हद तक, बल्कि उससे ज्यादा संवेदनशील हो आप। आपकी दृष्टि, जिसे हम कहते हैं ना, लेखक की दृष्टि में संवेदना ही है कि आप कितने संवेदनशील दृष्टि से किसी चीज को देख सकते हैं। और जब आप बहुत सारी चीजों को संवेदना की दृष्टि से देखने लगते हैं तो आप जानिए कि आप नई नई चीजें देखने लगते हैं। वो संवेदना आपकी जब और जागृत होती है, तो जैसे कोई आदमी और छत पे चढ़ जाए तो और दूर की चीज दिखेगा, वो तीसरी मंजिल पे चढ़ जाए तो उसे और दूर का दिखेगा, वो और ऊपर चढ़ जाए तो और ऊपर का दिखेगा। तो आप संवेदना के स्तर पे जितने ऊंचे जाते हैं, आपको दूर का दिखने लगता है, वो जो आपको दिखता नहीं था। तो आप लेखक के तौर पर आप समृद्ध होते हैं, बड़ी चीजें लिखते हैं। तो ये वाली सारी एक्सरसाइज एक लेखक के तौर पर मेरी ये है कि मेरी संवेदनाएं बनी रहें, बढ़ें, मैं ज्यादा संवेदनशील। जो जीवन इसके खिलाफ है, जीवन आपकी संवेदनाओं को कुंद करने की कोशिश करता है। जी। अभी हाल ही में आपकी नई किताब आई है नेपथ्य लीला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप स्वयं इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, नेपथ्य लीला मेरे 51 व्यंग्य रचनाएं हैं इसमें। अब ये व्यंग्य रचनाओं का आजकल ये सिलसिला चला है कि अगर आप फेसबुक पर हैं या आप और मीडिया में, तो आप पाते हैं कि लगभग बाढ़ सी आई हुई है व्यंग्य संग्रहों की। बिल्कुल। जो भी थोड़ा बहुत तो शौकिया लिख सकता था, उसने छपवाना आसान हो गया लगता है, पैसे दे के लोग छपवा लेते हैं, चीजें आसान हो गई कंप्यूटर और प्रिंटिंग के युग में। और व्यंग्य संग्रह के नाम पर बहुत सारा, मुझे कहने में खराब लगता है वो शब्द, और कुछ है नहीं, पर कचरा जिसे हम कह सकते हैं कि आप व्यंग्य संग्रह है, आप बांट लीजिए किसी को, कौन पढ़े, एक आध रचना पढ़ते बनती नहीं है और रह जाती है। एक इस तरह के व्यंग्य संग्रह है, एक इस तरह के व्यंग्य संग्रह मेरी उम्र में, देखिए मैं 69 ईयर का हो चुका हूँ, 70वें को टच कर रहा हूँ। इस उम्र में आदमी क्या होता है, पुराना अपना सामग्री निकाल निकाल के सारा कचरा समेट के देने की कोशिश करता है। अच्छा लिखा, बुरा लिखा, सबके संग्रह आप देने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका नाम हो गया। आपने बारामासी लिखा था, आपने स्वांग लिखा था, आपने हमना मरब लिखा था, आपने ऐसे उपन्यास लिखे, आपका नाम हो गया, आपने बहुत कॉलम लिखे। तब तो आपने जो भी आपका खराब भी लिखा हुआ है उसको भी आप संग्रह में दे दो, कोई ना कोई प्रकाश तो छापे। ये जो एक टेंडेंसी है एस्टेब्लिश्ड राइटर्स की, उनकी भी है। नए लेखक इस तरह से आ रहे हैं। उसके बीच में जब आप एक और व्यंग्य संग्रह देने की कोशिश करते हो पाठकों को, तो पाठक को पता होना चाहिए कि ये ऐसे ही जो संग्रह आ रहे हैं उस तरह का है, ये कुछ बहुत अलग है। मैं आपसे कहूंगा, इसमें सारी रचनाएं वो हैं जो पहले कहीं छप चुकी जरूर हैं और अच्छी जगह छपी है। इंडिया टुडे की छपी हुई रचनाएं हैं, ज्ञानोदय की छपी रचनाएं, भास्कर वगैरह बड़े अखबारों की छपी रचनाएं, पर ये वो रचनाएं नहीं जो मेरी छपी थी। मैंने इनको बाकायदा बैठ के, क्यों उस समय मेरी संपादक की डिमांड है, सर भेज दीजिए, 15 दिन में भेज दीजिए, परसों तक भेज दीजिए, इस अवसर पर भेज दीजिए, उस अवसर पर भेज दीजिए, आपका कोई कॉलम चलता है तो उस कॉलम की डेट आ रही है, आप उस पर भेज रहे हैं। तो आप कई बार उस पर उस हद तक वर्क नहीं करते रचना पर, भाषा पर, उसकी चुस्ती पर, उसकी कला पे, जो आपको करना चाहिए था। और आमतौर पे मैंने भी पहले किया है कि संग्रह दिया तो अपने पुरानी रचनाएं निकाली, टाइपिस्ट को दिया और आपने भेज दिया प्रकाश। इस बार मैंने उपन्यासों से सीखा कि नहीं, मैं अब सारी रचनाओं को एक बार रीराइट करूं। तो ये सारी रचनाएं तो नए तौर पे, तो मैं कह सकता हूं कि इन्हें एक नई रचनाओं के तौर पे, जो मेरे पाठक भी रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसमें मेरी 51 रचनाएं हैं जो बहुत चुस्त हैं, जिसमें बहुत व्यंग्य के नए अगर लेखक हैं, युवा लेखक हैं, तो उनको सीखने को बहुत कुछ है व्यंग्य की कला। जो मेरे पाठक रहे हैं, जो नए पाठक हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा व्यंग्य क्या होता है, छोटे में कैसे बड़ी बात कहते हैं। और आप व्यंग्य में देखिए, हर व्यंग्य रचना में आमतौर पे चौड़ाई है, लंबाई है और गहराई है। अगर गहराई नहीं है तो व्यंग्य रचना आपकी 2 मिनट भी नहीं रहती। जो अखबारी कॉलम में और आमतौर पर आजकल लिखा जाता है उसमें लंबाई होती है, उसमें थोड़ी चौड़ाई होती है, गहराई बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर ऊपर से हम उस विसंगति को, उस बात को टच करके वापस आ जाते हैं। जब छप गया, छपना, और छपना ही हम मानते हैं कि हम लेखक हो गए। छपना लेखन होना नहीं, क्योंकि अखबार को तो अपना कॉलम चलाना है, वो कुछ भी कचरा भी छापेगा, क्योंकि उसे उस विषय पर आज चाहिए
और निकाल देगा, वो उससे आप लेखक नहीं हो जाते। और ना छपने से आप लेखक ना रहेगा हो, ऐसा भी नहीं। काफका वगैरह जैसे बहुत बड़े लेखक जिंदगी भर उनका कोई रचना ही नहीं छपी। मुक्तिबोध की इतना बड़ा कवि आपका हिंदी का, उसका मृत्यु पर तक एक भी संग्रह नहीं आया कविता का। इतने बड़े कवि हैं जिसके आज आप सीधे निराला, उसके बाद मुक्तिबोध पे आते, आप तुलसीदास निराला मुक्तिबोध ऐसे आते हैं। उस आदमी का एक संग्रह नहीं छपा अपने जीवन काल में, मर गया उसके बाद सारी बातें हो रही हैं। तो छपना एक अच्छे और बुरे लेखक में फर्क नहीं डालता, आपकी रचना फर्क डालती। बिल्कुल। और रचना के स्तर पे जब हम बात करते हैं सर, तो व्यंग्य के नाम पर हम शरद जोशी जी, हरिशंकर परसाई जी, श्रीलाल शुक्ल जी, आपको मतलब उस तमाम एक श्रृंखला को याद करते हैं। और जब वर्तमान में हम व्यंग्य लेखन देखते हैं तो अगर आप ही के शब्दों में कहीं तो कुछ भी आ रहा है, जो भी इकट्ठा हुआ है वो भी आ रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर किसी शास्त्रीय प्रश्न की तरह ये प्रश्न नहीं कर रही हूँ, केवल एक पाठकीय उत्सुकता है। और अपने दर्शकों के लिए मैं ये खुलासा चाहती हूँ कि एक जो के तरह से कह दिया जाता है या महज मजाक की तरह से कह दिया जाता है या केवल हास्य उत्पन्न करने के लिए कह दिया जाता है, एक सही व्यंग्य इनसे किस तरह से अलग होता है? ये प्रश्न देखिए ऐसा है, जैसे मैं कहूँ ना, ये बहुत, मैंने अभी एक अपने इसी में जो आपकी नेपथ्य लीला की मेरी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है जी, और आप जैसे पाठकों के लिए महत्वपूर्ण है जी। मतलब मैंने कोई शास्त्रीय बहस नहीं की। मुझसे पूछा गया था, एक आलोचक, युवा आलोचक थे जिन्हें आलोचना से लेने देना नहीं था बहुत ज्यादा, पर वो केवल अपना कोई चमत्कारी प्रश्न पूछने के लिहाज से उन्होंने पूछा था। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही ये लाइन कही कि मैं क्या निकाल लिया जाए। मैंने यही बात इसीलिए शुरू में कही कि मैं किसी भी शास्त्रीय प्रश्न की तरह नहीं कर रही हूँ, केवल पाठकीय उत्सुकता की तरह। मैं आपकी प्रश्न का जवाब दूंगा, पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की अपनी इसकी भूमिका में जी। कि किसी ने प्रश्न पूछा था कि व्यंग्य रचना में से क्या चीज निकाल ले कोई कि वो व्यंग्य ना रह जाए। ऐसा क्या होता है व्यंग्य में जो व्यंग्य को व्यंग्य बनाता है? अब ये पूछने को तो बड़ा कैची प्रश्न है, पर इसका उत्तर कहीं नहीं है एक्चुअली। जैसे मैं जीवन का आपसे पूछूं कि क्या है जो जीवन को जीवन बनाता है, तो ये तो जीवन जीने के बाद ही समझ में आता है। आज 70 साल की उम्र में भी मैं पीछे पलट के देखूं कि मैंने जीवन ठीक से जिया कि नहीं जिया, मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था, और क्या अच्छा जीवन होता और क्या खराब जीवन होता जी। और ये जो आसपास लोग जी रहे हैं वो भी तो जी रहे हो, तुम भी जी रहे हो, तो तुम कैसे अलग अपना जीवन जी रहे हो? ये लगभग व्यंग्य रचना वैसा मामला है। क्या आप एकदम इस बात का सटीक उत्तर नहीं दे सकते कि क्या अच्छा जीवन है और क्या खराब जीवन है, क्या एक बहुत बड़े लेवल पे जीवन जीना है, एक निचले स्तर पे जीना है? व्यंग में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो कई जगह बोलता भी रहता हूँ, देखिए भाषा है, शैली है, कैसे कहा गया, कितना मजा आया, ये तो पालकी है। एक पालकी कितनी खूबसूरत बनाई है, चंदन की लकड़ी की है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कलाकारी की गई है, उसे पेंट किया गया, उसमें रेशम के पर्दे हैं, ये बहुत अच्छी पालकी। पर पालकी में आप किसको लेके चल रहे हो? पालकी से उतरता कौन है? तो पालकी में कौन सवार है? जब ऐसी अच्छी पालकी आएगी तो आदमी सोचेगा कौन सवार है, देखें तो, और वो अंदर से कोई या तो खाली ही पालकी हो, तो केवल पालकी कोई तारीफ क्या करेगा? उसमें कौन सी सुंदरी उतरी, वो वास्तव में कितनी सुंदरी थी? हम तो कल्पना कर रहे थे पालकी देख के कि इसमें परम सुंदरी उतरेगी, यहाँ तो कोई ऐसे ही उतरा या उतरा ही नहीं। तो सारा सौंदर्य जो उतरने वाला है उसमें है। तो सारा सौंदर्य किसी भी रचना का पालकी में नहीं है, उस विचार में है जो कैरी करता है, उस समझ में है, उस दृष्टि में है, जिससे जो विषय जो मैंने उठाया उसमें मैं कितना गहरे गया, मैंने उसको कितना समझा, कितना समझाया आपको, उस संवेदना तक आप कहाँ तक आपको ले गया, ले जा पाया कि नहीं ले जा पाया? जी बिल्कुल। तो सारी बात आपका एक अच्छी रचना और बुरी रचना में यही बात है कि जो अच्छी रचना होती है उसमें व्यंग वो अच्छा हो जाता है जहां वो विचार ऐसा होता है जो रचना बंद करने के बाद भी जब आप बैठ जाते हो वो आपका पीछा करता है, आपको बेचैन करता है। मेरा रचना अगर आपको 10 दिन तक 15 दिन भी बेचैन करे, और अगर एक रचना जो 2 मिनट भी बेचैन ना करे, एक रचना है जो आप हंस के बंद करके छोड़ दें, याद ही ना आए कि मैंने कुछ पढ़ा था, और आपसे 2 दिन पूछे बात कहा यार मजेदार था, तो कुछ मजेदार था। मजेदार होना व्यंग्य रचना नहीं है, मजेदार होना व्यंग्य रचना नहीं, मजेदार होना एक अलग ही चीज। तो मजेदार होने के लिए नहीं लिख रहे, मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे,
संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं, अपनी भी और दूसरे की। और जब तक आप ही संतुष्ट नहीं तो दूसरा कैसे संतुष्ट होगा? तो आप उस रचना में कितना गहरे उतरे, आपने कितना उस रचना के विषय को जिया, वही रचना एक अच्छी रचना बनती है। और वही रचना हमारी भी रचनाओं में से अगर 10 रचनाओं में से खराब रचना निकलेगी, क्या ज्ञान चतुर्वेदी ने कैसे लिख दिया, तो मैं सोचूंगा यार क्या हुआ था उस दिन। शायद संपादक ने कहा सर अब भेज ही दीजिए सर, अब तो सब बिल्कुल टाइम निकल रहा है, आपका मूड नहीं था, मन नहीं था, आप रचना में उतरे ही नहीं, और अभ्यास बस आपने लिख दी एक रचना। आपको भाषा आती है, थोड़ा लिखना आता है, पर वो रचना नहीं बन पाई। तो रचना, व्यंग रचना तो व्यंग रचना तब बनेगी जब उसमें विचार हो, कुछ बात कहने की हो, और वो कहने की बात वो आपकी व्यंग दृष्टि चाहिए। आपने उस दृष्टि से किसी विषय को देखा जो एक व्यंगकार को देखना चाहिए, उसमें विसंगतियां को पकड़ने की आप में कला है कि नहीं, वो ताकत है कि नहीं जी। अब वो ताकत ही नहीं तो क्या करेंगे? इस 51 व्यंग रचनाओं में जो मेरी इसमें है नेपथ्य लीला में, तो नेपथ्य मैं बात कर रहा हूं कि आप जो स्टेज पे देख रहे हो विषय है, मैं आपको उसके पीछे ले जाना चाहता हूं कि नेपथ्य में क्या घट रहा है, जिसके कारण से मंच पर नाटक हो रहा है। तो नाटक के पीछे का नाटक, नाटक के पीछे के लोग जो इसको खिला रहे हैं, वो लोग जो कठपुतली डांस कर रहे हैं राजनीति में, तो आप देख रहे हैं कठपुतलियों को, पर नचा कौन रहा है, कौन हो रहा है? जो समाज है, समाज में जो घट रहा है उसमें पीछे क्या घट रहा है। मेरे कोशिश इन रचनाओं में आपको वो समझ देने की, ऐसा कोई बहुत समझदार आदमी नहीं हूं, मैं बहुत अपनी समझ, मैं बड़ा समझदार हूं, आप बड़े बेवकूफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, पर मैं अपनी समझ को आपसे शेयर कर कि मैंने इस चीज को ऐसा देखा, अब आप भी देखते होंगे, तो आप जरा दोनों को मैच करके देखिए, क्या आप कुछ समृद्ध होते हैं मेरी रचना से। मेरी रचना तभी महत्वपूर्ण है जब नंबर 1 आपको अच्छा लगे, जब आप पहली पंक्ति शुरू करें तो आखिरी पंक्ति तक आप बड़ी उत्सुकता से पढ़ते चले जाएं, वो उसमें कौशल, रचना कौशल और मजा होना चाहिए। मेरी भाषा आपको पकड़े, मेरी शैली आपको पकड़े, मेरी हर रचना की शैली अलग हो और वो विषय के अनुकूल हो, और फिर उसमें जो विषय है वो ऐसा हो कि आपने भी चीज देखी है पर आपने यार इस एंगल से नहीं देखी। हाँ यार मैंने देखा तो था, पर मैंने इस कोण से तो सोचा ही नहीं, जो ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है। वो सारा मजा आपको नेपथ्य लीला में मिलना चाहिए, तभी मेरा ये रचनाएं सार्थक कहलाएंगी। नहीं, सार्थकता की अगर मैं बात करूं तो न सिर्फ नेपथ्य लीला बल्कि नरक यात्रा की यात्रा और बारामासी, इन 2 उपन्यासों को मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि वैचारिक स्तर पर, विचार के स्तर पर ये रचनाएं हमें बहुत समृद्ध करती हैं। मतलब जो देखकर जिसे कहा जा सकता है कि ये केवल मनोरंजक है, ये मनोरंजक नहीं है, ये एक मंथन पैदा करती है, और वाकई मैं समझती हूँ कि ये बहुत ऊंचे स्तर के व्यंग्य हैं। अभी आपने बात कही सर कि जो लेखक की दृष्टि होती है वो अपने चारों तरफ देखती है। मुझे याद पड़ता है कि कुछ समय पहले तक जब हम देखा करते थे तो एक व्यंग्यकार की दृष्टि हर जगह पर एक मतलब व्यंग्य ढूंढा करती थी, हर जगह एक विचार ढूंढा करती थी, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनीति हो। लेकिन आज की स्थिति आपके सामने है जहाँ पर व्यंग्य भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। तो बतौर व्यंग्यकार आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, मैंने और जगह भी कहा है कि आज का व्यंग जो है कई अर्थों में व्यंग एक कठिन कर्म हो गया है जी। वैसा नहीं रह गया जैसा आज हम सांप्रदायिक लेवल पर अलग से सेंसिटिव हो गए। हम छोटी छोटी चीजों में सांप्रदायिकता तलाशने लगे हैं और अब सांप्रदायिक चोट महसूस करते हैं, या तो हम सांप्रदायिक हो रहा है समाज धीरे धीरे, उससे बाहर निकालने के प्रयास लगातार हैं। तो ज्यादातर समझदार ही लोग हैं, पर कुछ ऐसी शक्तियां आगे आने की कोशिश कर रही हैं जो आपको परेशान करें। इस तरह की असहनीय ज्यादा हो गया है, सहनशीलता कम हो रही है लोगों में। फिर सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो व्यंग में बातें परसाई और शरद जोशी और शीलाल शुक्ल के जमाने में जो हम लेखन में करते थे वो वास्तविकता में आ चुकी हैं। जो हम फैंटेसी की बात करते थे, ये तो व्यंग है यार, ये व्यंग रचना में होता है, जीवन में थोड़ी होता है ऐसा। नेताजी बोलेंगे, आज नेताजी एग्जैक्टली वो भाषा बोल रहे हैं जो कभी हम व्यंग में बोलते थे। अब इस पे व्यंग कैसे करोगे आप? जो आपको नियमित रोज के जीवन में आदमी वो व्यंग के तौर पे काम कर रहा है, पूरा व्यंग का व्यवहार ही वो है जिस पर व्यंग लिखे जाते थे कभी। तो अब इस पे व्यंग कैसे लिखोगे? तो आज व्यंग लिखना, जब
पुरानी जो फैंटेसीज होती थी, जिन्हें हम फैंटेसी बोलते हैं, वो फैंटेसीज में व्यंग जो लिखे जाते थे, आज वो यथार्थ है। अब इस यथार्थ को कैसे हम लिखें? तो ये बहुत कठिन चुनौती है आज की डेट में व्यंग लिखना। आज की डेट में अगर पुरानी तरह से मैं परसाई जी के हथियारों से और बड़े हमारे पूर्वज हैं उनके हथियारों से, उनकी कला से अगर व्यंग लिखना चाहूंगा तो मैं बुरी तरह फेल हो जाऊंगा, क्योंकि आज के जमाने में समाज इस कदर बिगड़ गया, राजनीति इस कदर बिगड़ गई, नौकरशाही इतनी बिगड़ गई कि जो हम कभी ढके छुपे रूप में व्यंग में बोलते थे, अब उघाड़े रूप में सामने है। सामने अब बेशर्मी है पूरी, हम पूरी बेशर्मी के साथ आपके सामने है। अब नंगे को आप कितना उघाड़ोगे? सारी कला वो है। आज व्यंगकार के सामने चुनौती है उस नंगे को उघाड़ना। तो नंगे को उघाड़ने में अब उसका नंगापन वाली जो मानसिकता है वहां तक पहुंचना है। पहले केवल कपड़े थे और कपड़े थोड़े से आप दिखा देते तो उघाड़ के तो दिखता था ये आदमी नंगा है। आज तो वो नंगा खड़ा है, कह रहा है मैं नंगा हूं, कर लो क्या करते। अब आपको इसके इस दुस्साहस, इस बेशर्मी जो राजनीति में आ गई है, जो साहित्य में भी आ गई, भाई साहब आप बाकी और क्या बात करेंगे, साहित्य में, बुद्धिजीवियों में, मीडिया में, सब जगह एक किस्म की बेशर्मी आ गई और एक किस्म का अक्खड़पन आ गया, एक किस्म की इंटॉलरेंस आ गई, बर्दाश्त नहीं हो। एक किस्म का ये भी आ गया कि हम कहते कुछ है करते कुछ, हमें अपने कहने पे शर्म नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द, एक घटिया से आदमी को जो जेल में बैठा हुआ है उसके लिए बाहर आदमी बयान दे रहा है, वो कह रहा है हमारे प्रातः स्मरणीय उनको जेल भेज दिया गया। बताइए, बड़ी गलत बात है। अरे जेल गए हैं वो बलात्कार में, और तुम्हारे लिए प्रातः स्मरणीय अभी भी है। वो प्रातः स्मरणीय शब्द का एक दुरुपयोग है, पर वो उसमें कहीं भी उसे जरा सी भी शर्म नहीं है कि मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि वो मेरी पार्टी के, मेरे लिए तो अभी प्रातः स्मरणीय, आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, हमारे पूर्वज, हमारे फलाना, ऐसा करके आप बात ऐसे आदमी के अगेंस्ट में के बारे में करते हैं और उसके पक्ष में करते हैं जिस पर 50 अपराध जग जाहिर है। तो ये सब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया इस समय, इसके बीच में व्यंग रचना और फिर आप वहां तक पहुंचा सकें, इस समाज को समझना, इस समाज को समझने के लिए वो दृष्टि अब नहीं चलेगी जो कभी थी लोगों के पास, और गहन दृष्टि, और पैनी दृष्टि, और गहरे में देखने की क्षमता होगी, तब आप व्यंग लिख पाएंगे। वरना व्यंग बहुत लिखा जा रहा है पर कोई पढ़ने को तैयार नहीं उसको, वो आता है पढ़ देते हैं निकल जाता है। वो इसलिए कमजोर हो रहा है कि वो हम उन पुराने हथियारों से, जैसे कविता है, कविता आज अलग हो चुकी है पहले से, वो नए ढंग से कविताएं लिखी जाए, तो हम व्यंग नए ढंग से नहीं लिखने को तैयार। हम व्यंग में टोटल सपाट बयानी, टोटल सीधे सीधे लिख देना, सीधे एक अखबार की रिपोर्टिंग, और व्यंग में क्या फर्क है बताइए मेरे को, जो आप पढ़ते होंगे वही का वही तो है। थोड़ा बहुत ऐसा कर दिया और व्यंग के नाम पे छाप दिया। ऊपर व्यंग लिख देने से नीचे व्यंग नहीं हो जाता कि ये व्यंग के कॉलम में छपा इसलिए व्यंग हो गया। पर हमारी जिद यही है कि आप व्यंग के कॉलम में छपे इसको आप व्यंग मानिए। तो व्यंग सबसे कठिन विधा हो गई इस समय लिखने की जी। तो और व्यंग उपन्यास वगैरह साधना तो बहुत ही कठिन है। छोटी छोटी व्यंग रचनाएं लोग नहीं साध पा, वो क्योंकि वो परसाई की नकल करना चाहते हैं। ये परसाई एक हो चुकी है, अब आप नकल नहीं चलेगी। आज की तारीख की जो चुनौतियां हैं वो बहुत अलग है, बहुत अलग हैं, और अलग ढंग से तय करना पड़ेगा। इस ढंग से व्यंग नहीं लिखा जा सकेगा अब। तो आज की डेट में मैं कहूंगा कि व्यंग कर्म बहुत कठिन हो गया। चुनौतीपूर्ण तो अलग है ही, पर पहली चुनौती यही है कि आप सही व्यंग लिख सकें। सही व्यंग लिखने के रास्ते में इशारे रोड़े हैं कि समाज वो वैसा उस तरह से बचा नहीं जिस तरह का समाज होता है जी। इसे कहते हैं कि देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो ज्ञान चतुर्वेदी जी, आपसे बात करते हुए तो हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि व्यंग्यकार की दृष्टि क्षमाशील नहीं होती, बल्कि वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देते देते समाज के सारे पर्दे उघाड़ कर रख देती है। भले ही आपसे हमारी ये बातचीत बहुत छोटी सी रही, लेकिन इस छोटी सी बातचीत में भी हमें बहुत कुछ जानने, बहुत कुछ समझने का मौका मिला। एक लेखक की दृष्टि से, एक व्यंग्यकार की दृष्टि से आपने हिंदी की बिंदी को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी बातें सुनी, और मुझे नहीं मालूम मैं कितना आपकी कसौटी पे खरा उतरा होऊंगा, पर मैंने अपनी बातें व्यंग को लेकर, अपनी किताब को लेकर जो कही, वो मुझे लगता है आपके पाठकों को कुछ तो अलग देंगी जो आमतौर पर वो सुनते रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।